सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के नेटवर्क पर पड़ रही चोट की और उनके मोहरों पर शिकंजा किस तरह से कसा जा रहा है आपको दिखाते हैं। एनआईए की टीम ने श्रीनगर, हंदवाड़ा और बारामूला समेत जम्मू कश्मीर में 12 जगहों पर छापे मारे हैं। एनआईए ने आतंकी फंडिंग के इंद्रजाल को तोड़ने के लिए कार्रवाई करते हुए गद्दारों पर अब शिकंजा कस लिया है। 16 अगस्त को ठीक से सुबह भी नहीं हो पाई थी कि जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में एक साथ 1 दर्जन ठिकानों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग पहुंच चुके थे। श्रीनगर में कारोबारी जहूर वाताली और उसके रिश्तेदारों के घर खंगाले जा रहे थे। बारामूला में तरहामा गांव के एक मकान की तलाशी हो रही थी, तो हंदवाड़ा में टेरर फंडिंग की जड़ों की खोज में छापे पड़ रहे थे। सूत्रों के मुताबिक टेरर फंडिंग के आरोप में पकड़े गए 7 आरोपियों से एनआईए ने पूछताछ की तो उन्हें सुराग मिले कि इसकी जड़ें कश्मीर के कई कारोबारियों से लेकर अफसरों तक जुड़ी हैं। इसके बाद एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की। आज सुबह सवेरे फिर एक बार एनआईए ने कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में रेड्स डाली हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के पीरबाग इलाके में हैं, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि हाउस नंबर 13 जो कहा जा रहा है डॉक्टर कैसर के नाम से है, अब वहां पर एनआईए की रेड जो है वो डाली गई है। वहीं सुबह सवेरे हंदवाड़ा और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी एनआईए की रेड पड़ी है और कहा जा रहा है कि एक नेटवर्क है बिजनेस मैन का, जिनके घरों पर रेड डाली गई है। हम पहले भी देख चुके हैं कि जो बिजनेस हाउसेज है जैसे अल-खुद्दाम पे टूर्स एंड ट्रैवल्स पे भी रेड कुछ दिन पहले पड़ी थी और उसके बाद हमने देखा कि जो सेपरेटिस्ट हैं उनके घरों पे ऑलरेडी रेड्स हो रही थी। तो ये सारा टेरर फंडिंग का जो केस है, जो एनआईए है, वो सारे इन्वेस्टिगेशंस कर रही है और साथ ही अब हम देख रहे हैं कि जो लोकल बिजनेसमैन कश्मीर के हैं उनके घरों पर भी रेड्स डाली जा रही है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जो सुराग दिए हैं उनमें श्रीनगर के एक बड़े बिजनेसमैन जहूर वाताली का भी नाम आया है। एनआईए की टीम ने इसी जहूर के ड्राइवर के घर छापेमारी की है, जिसका बेटा पाकिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। एनआईए ने टेरर फंडिंग की आतंकी साजिश के मामले में जो पड़ताल शुरू की है उसमें हैरान करने वाली बातें पता चल रही है। एनआईए की पड़ताल में जिन बड़े नामों का खुलासा हुआ है उनमें कश्मीर के एक बड़े वकील शफी रेशी, राज्य सरकार में उद्योग विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर गुलाम नबी और दुबई में रहने वाले इनके बेटे पीरजादा नबी के नाम सामने आए हैं। जहूर वाताली कश्मीर का एक बड़ा बिजनेसमैन है और इसका बिजनेस दुबई से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है। घाटी में पत्थरबाजों को की गई फंडिंग में जहूर वाताली का नाम एक अहम कड़ी के तौर पर सामने आया है। एनआईए की जांच में क्या क्या सुराग हाथ लगे हैं इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है, लेकिन हिंदुस्तान में पाकिस्तानी पैसे से पत्थरबाजी और आगजनी की साजिश रचने वाले जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो अभी काफी कुछ उगलने वाले हैं। श्रीनगर से इद्रिस लोन और दिल्ली से विनीता यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। इसी साल मई के आखिर में सूत्रों के हवाले से एक खबर आई कि 3 अलगाववादी नेताओं ने एनआईए द्वारा की जा रही पूछताछ में यह कबूला है कि घाटी में आतंक के लिए उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी स्थित आतंकी संगठनों से फंड मिलता रहा है। आतंक की फंडिंग के ट्रेल का पता लगाने के लिए एनआईए ने दिल्ली और हरियाणा में कई ठिकानों पर छापे मारे। इसमें दिल्ली के 8 हवाला डीलर्स के ठिकानों पर छापेमारी हुई। हरियाणा के सोनीपत में 2 जगह छापे पड़े। इनमें एनआईए को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और करीब 1 करोड़ रुपए नकद भी मिले थे। इन सुरागों के जरिए तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो जांच के तार 7 समंदर पार से हो रही साजिश का इशारा करने लगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान से सीधे नहीं बल्कि दुबई के जरिए पैसा आता था। ऐसे में दाऊद का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या एनआईए अपनी जांच में दाऊद के आतंकी तार को भी बेनकाब कर पाएगी? सरकार को टेरर फंडिंग के पाकिस्तान कनेक्शन का पूरा सुराग मिल चुका है। पाकिस्तान से चलकर वो पैसा किन रास्तों से हिंदुस्तान पहुंचता था इसकी भी जानकारी हो चुकी है। जाहिर है इतने सबूत मिल जाने के बाद सरकार की कार्रवाई अभी बाकी है। अभी तक ऐसा कुछ हम किसी के नाम लेके हम नहीं कहेंगे, लेकिन कनेक्शन पाकिस्तान से है। वो कौन से देश के थ्रू आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब जांच एजेंसियां काम कर रही है। वो फ्री हैंड काम कर रही है और उनकी कार्रवाई के बारे में वो शायद डिटेल निकाल के कभी ना कभी वो फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन फंडिंग आने के बाद सबूत होने के बाद ही अरेस्ट किया गया है पाकिस्तान से। सरकार अलगाववादी नेताओं पर सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन उनके लिए एक मौका भी है। अगर ये अलगाववादी समंदर पार की अपनी नेटवर्किंग कबूल कर लेते हैं तो शायद नरमी की उम्मीद है।
क्योंकि जांच एजेंसियों को टेरर फंडिंग के डी कनेक्शन का पता चल चुका है। पॉसिबिलिटी तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुबई एक बहुत बड़ा सेंटर है हवाला ऑपरेशंस का या मनी लॉन्ड्रिंग का भी, और ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इस तरीके के सारे इस खित्ते में जो मनी ट्रांसफ़र्स होते हैं, सारे मनी लॉन्ड्रिंग का एक सेंटर बना हुआ है। घाटी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर बरसाने के लिए हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तानी संगठन, ISI और खुफिया एजेंसी दोनों से ही बराबर फंडिंग मिलती रही है। NIA अभी तक इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ सबूत जुटा चुकी है। जानकारों का मानना है कि जांच एजेंसियों को अब दुबई समेत विदेशों से आने वाले मनी ट्रेल के सबूत जुटाने होंगे ताकि साजिश की हर कड़ी तक पहुंचा जा सके। विनीता यादव, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए और अब हम बात करते हैं किस तरह से इस वक्त बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, वो बाढ़ के प्रकोप से दो चार हो रहे हैं। बिहार की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। लगातार उफनती नदियां जो हैं उसके कई जिलों तक बाढ़ की भयावह स्थिति पैदा कर रही हैं। हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और मवेशी मारे जा रहे हैं और इंसानों के मरने की तादाद 50 का आंकड़ा पार कर गई है। सैलाब से सिसक रहा है बिहार, हर ओर बाढ़ से मचा है हाहाकार। 13 जिले बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। आसमानी आफत त्रासदी लेकर आई है। पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं। जिंदगी ऐसी जद्दोजहद में फंसी है कि आंखों से पानी छलक रहा है। ये तस्वीरें बिहार के कटिहार जिले के घोघरा गांव की है, जहां कच्चे मकानों में लोगों का वक्त ऐसे ही गुजर रहा है। चारों तरफ पानी है, कुछ कर नहीं सकते, गले तक लोग डूबे हैं। ऐसे में जान का खतरा भी बना हुआ है। लोगों की बेबसी को जानने के लिए हम भी सैलाब के ग्राउंड जीरो पर उतरे। तस्वीर कटिहार की और लोग कैसे जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। बाढ़ ने कैसी तबाही मचाई है उसकी तस्वीर देखिए। क्यों आप लोग को ऐसे पकड़ के घर में नहीं रह रहे हैं? जा रहे हैं हम लोग, बाहर जा रहे हैं। पूरा पानी भरा गया है? पूरा पानी भरा गया सर। हम लोग जा रहे हैं रोड, हम लोग रोड पर जा रहे हैं। माल जाल जो है सब जो है खत्म होने जा रहा है। कितना अधिक पानी देखिए, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि जहाँ मैं खड़ा हूँ इस जमीन पे खड़ा हो पाना मुश्किल है। सब भीज गया है, धान चावल जो भी है सब दह गया है, कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं। बाढ़ की भयावह तस्वीर और लोगों की तकलीफों को जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम बाढ़ की एक एक तस्वीर को सामने ला रही है, ताकि उन लोगों तक मदद पहुंच सके जहां अब तक प्रशासन की नजर नहीं पड़ी है। पूरा का पूरा उत्तर बिहार नेपाल से आई नदियों का कहर झेल रहा है। लोगों की जिंदगी बाढ़ में घिर चुकी है। न सड़कें दिख रही हैं और ना ही पुल, न रेल ठीक से चल पा रही है और ना ही गाड़ियां सड़कों पर बेखौफ दौड़ पा रही हैं। मोतिहारी की ये तस्वीरें कुदरत के रौद्र रूप को दिखाने के लिए काफ़ी हैं। सैलाब में रेलवे ट्रैक तबाह हो गया। देखिए कैसे पटरियां उखड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें हैं रक्सौल दरभंगा रेलखंड की, जहां नेपाल से आई विनाशकारी बाढ़ ने करीब 500 मीटर रेल ट्रैक को तहस नहस कर दिया है। बाढ़ ने सुपौल को भी डुबो कर रखा है। कई इलाकों में पानी 10 से 15 फीट तक भर चुका है, जिससे निचले इलाके में बने घर पानी में करीब करीब डूब गए। कटिहार से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट देखी कि किस तरह से बिहार के अलग अलग इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हालात कितने खराब हैं कि कई लोगों के पास न खाने को सामान है, न सर छिपाने को छत। कोसी एक बार फिर काल बन गई है और लोग जान बचाते नजर आ रहे हैं। पानी के पीने वाला पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कैसे खाए हैं? कोटे चारों बगल पानी घेर लिया है, घर में पानी डूब गया है। पेट का सवाल है सर, दूध तो देना जरूरी है, अगला कभी नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? घर गिर गया, सामान सब दह भस गया। तस्वीरें देखकर ही कलेजा कांप उठता है। जिंदगी कितना कड़ा इम्तिहान ले रही है, आप खुद देख लीजिए। जर्रा जर्रा कोसी और उसकी सहायक नदियों के गुस्से का सितम झेल रहा है। तिनका तिनका जोड़कर जो आशियाना बनाया वो पल भर में पानी में समा गया। बिहार के पूर्णिया से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे चारों ओर पानी का पहरा है।
सड़कें तालाब बन चुकी हैं और लोगों को इसी के बीच से होकर गुजरकर अपनी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं। पूर्णिया शहर में तो हालात फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चली है। जल प्रलय के ग्राउंड जीरो तक सरकार मदद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ये हैं वो तमाम राहत सामग्री जो कि एयरफोर्स स्टेशन से इस वक्त बाढ़ पीड़ित इलाकों में भेजे जा रहे हैं, यानी बाढ़ पीड़ितों के लिए जा रहे हैं तमाम सामान। सर क्या क्या इसमें मटेरियल आपको भेज रहे हैं? इसमें 2.5 केजी चूड़ा है और 1 केजी चना है, 1/2 केजी चीनी है, 1/2 केजी नमक है, इसके बाद मोमबत्ती है, माचिस है, ये सब चीज़ इसमें। दिन भर में कितने सॉर्टी चलते हैं, कितने बार? 14 से 15 सॉर्टिंग हो पा रहा है दिन भर में। एक बार में 500-550 के आसपास जाता है। किस इलाके में भी ड्रॉपिंग करवा रहे हैं आप लोग? अभी तो 4 राउंड अररिया जोकीहाट एरिया में गया है और 3 राउंड आपको जो है कटिहार ये जो है कदवा इलाके में गया हुआ है और 1 राउंड हम लोग यहाँ ये 22 क्षेत्र में वहाँ भी किया गया है। मदद की कोशिश तो है, लेकिन लोगों की मुश्किलें इतनी बड़ी हैं कि उन्हें ये नाकाफी लग रही हैं। कोसी और महानंदा ने रौद्र रूप धरा तो खगड़िया में इन लोगों की जान पर बनाई। घरों में पानी घुस गया और अब ये लोग जान बचाने के लिए महफूज ठिकाना तलाश रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल खगड़िया जिले के 7 में से 3 प्रखंड बुरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से दरभंगा में भी हाहाकार है। पहले खेत खलिहान डूबे, घर बार तबाह हुए और अब सड़कें दरिया बन चुकी हैं। बताया जा रहा है कि हालात इतने ख़राब हैं कि दरभंगा में कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। आने जाने के लिए अब नाव ही इकलौता सहारा बची है। टीम न्यूज़ नेशन। और देश में गरीब जनता को सस्ता खाना मुहैया कराने वाली कैंटीनों की कतार में अब एक और कैंटीन शामिल हो गई है और इस कैंटीन का नाम है इंदिरा कैंटीन, जो जनता को महज 10 रुपए में खाना मुहैया कराएगी, जिसका आगाज आज बेंगलुरु में हुआ। हालांकि उद्घाटन के बाद राहुल जब अपनी बात रख रहे थे तब उनकी जुबान कई बार कैसे फिसल गई, जरा आप भी देखिए। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन की तर्ज पर बेंगलुरु में इंदिरा कैंटीन का आगाज हुआ। इस मौके को खास बनाने के लिए खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बेंगलोर में मौजूद रहे। उन्होंने इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन किया। ये कैंटीन महज 10 रुपए में गरीबों को सस्ता खाना मुहैया कराएगी। A breakfast meal costs between 25 and 30 rupees. And I'm proud to say that we are going to give a breakfast meal for 5 rupees in this canteen. And a lunch and dinner meal costs about 40 rupees. And I'm proud to say we are going to give a lunch and dinner meal for 10 rupees in this canteen. राहुल ने इस मौके पर 5 मिनट का छोटा सा भाषण भी दिया। हालांकि इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और राहुल गांधी ने इंदिरा कैंटीन को अम्मा कैंटीन बोल दिया। Every single poor person in every single city in Bangalore will feel that in the state of Karnataka, under Siddaramaiah ji's government, I simply cannot go hungry. That is the vision of the Amma in Indira Canteen. राहुल गांधी ने खुद कैंटीन का खाना खाया। राहुल ने कहा कि शहर के सबसे गरीब और कमजोर तबके के लोगों को भूखे नहीं रहने दिया जा सकता। We want the poorest person in Bangalore, the weakest person in Bangalore, we want him or her to feel that in this city they cannot go hungry, that there cannot be a single minute where a poor person in Bangalore is hungry. We want every single poor person in Bangalore to know that and understand that. इंदिरा कैंटीन का मकसद मजदूरों, गरीब प्रवासियों और दूसरे तबके के लोगों को सस्ता खाना उपलब्ध कराना है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पूरे बेंगलुरु में इस कैंटीन के शुभारंभ की घोषणा की थी। शुरुआत में 101 इंदिरा कैंटीन खोले जाएंगे, जहां हर दिन 5 रुपए में शाकाहारी नाश्ता और 10 रुपए में दोपहर का खाना और रात का खाना मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि अम्मा कैंटीन तमिलनाडु में जयललिता की ओर से शुरू की गई थी। दूसरे राज्यों में भी इस तर्ज पर कई कैंटीन चल रही हैं। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उधर गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई मासूमों की मौत पर सियासत का संग्राम जारी है। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और सड़क पर उतर आई है। लखनऊ में राज बब्बर की अगुवाई में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण धरना दिया और भजन गाकर अपनी नाराजगी जताई।
न जुबान पर तलखी है, न सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बस एक भजन है जिसके सहारे कांग्रेस योगी सरकार के लिए सन्मति मांग रही है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मासूमों की मौत पर सियासत का संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस अपने ही अंदाज में योगी सरकार पर हमलावर है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में कांग्रेस लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। एक बार फिर से प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन नाम दिया गया है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे के पास महात्मा गांधी प्रतिमा के ठीक नीचे एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी भी हैं और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता राम धुन के जरिए योगी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोले हुए हैं। पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव गाते हुए लखनऊ में जीपीओ के नीचे काफी देर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जगह जगह बैरिकेडिंग भी की गई थी और फिर जब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ कूच करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। काफी अफरा तफरी के बाद आखिरकार पुलिस ने राज बब्बर समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आप अपनी फौज को कहो कि हमें लेके डालिए अंदर। आपके साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। हम तो कीर्तन मंडली वाले हैं, हमें कीर्तन करते हुए जाने। जाहिर है कांग्रेस की मोर्चाबंदी तेज है। लखनऊ में विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी ओर जुबान से आरोपों के तीर बरस रहे हैं। वहीं योगी सरकार कार्रवाई के लिए मुकम्मल जांच रिपोर्ट के इंतजार में है। कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रिंसिपल से उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया, वो पर्याप्त नहीं है। मैं तो समझता हूं कि मुख्यमंत्री योगी जी ने इतने वादे किए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद, और जरा सी भी उनमें नैतिकता हो। हमेशा उन्होंने नैतिकता की बात करी, खुद अपने आप को योगी कहते हैं। वो जरा सी भी नैतिकता हो तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। सारी जिम्मेदारी इस समय मुख्यमंत्री की है। जिन पे जो कार्रवाई करी गई है वो सीधी उसके बारे में मैं उल्लेख कर चुका हूं कि आपके पास 5 को आपकी पेमेंट हो गई, आप कहते हो 7 को मिली, जब भी आप 11 तक की आपने पेमेंट नहीं करी। आपके अकाउंट में ऑलरेडी पैसे थे, जब भी आप पैसा नहीं दे रहे थे। तो इन चीज़ों के ऊपर की एक इस प्रकार की घटना, आप ऑक्सीजन को लेके खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वो कार्रवाई करी गई। दूसरा जो डॉक्टर साहब हैं उनके बारे में तो उनको एचओडी से हटाया है ना, काम तो कर ही रहे हैं अस्पताल के अंदर, मगर हमसे ज्यादा तो आप लोगों ने उनके बारे में और चर्चा कर दी। मासूमों की मौत पर सियासत का झंझावत तेज हो चुका है। सियासत का संग्राम अपनी जगह है, लेकिन मासूमों की मौत कसूरवार तलाश रही है और हर किसी को मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। लखनऊ से रतेश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।